तो क्या बांग्लादेश के हिंदू सचमुच वजूद के संकट से जूझ रहे हैं? क्या भारत के इस पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार ने औरंगजेब का मॉडल अपना लिया है? इन सवालों के जवाब के लिए आपको इस देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की सबसे नई घटना देखनी होगी। भारत की तरह बांग्लादेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन ये पूजा होगी कैसे? इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस देश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं। ठीक दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा पूजा समितियों को कट्टरपंथी चिट्ठी भेजकर धमका रहे हैं। धमकी की भाषा ऐसी है जिसे पढ़कर हर बांग्लादेशी हिंदू दहशत में है। इस चिट्ठी के एक एक शब्द में खौफ और नफरत का संदेश है। बांग्लादेश के मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली स्टार के मुताबिक इस खत में लिखा है, अगर तुम 2024 में दुर्गा पूजा मनाना चाहते हो तो 5 लाख टका देना पड़ेगा, और अगर ये चिट्ठी पुलिस प्रशासन या मीडिया को दिखाई तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मामला बांग्लादेश के खुलना का है, जहां दुर्गा पूजा समितियों को कट्टरपंथियों ने धमकी भरे खत भेजे हैं। पूजा के बदले लाखों रुपए की रंगदारी या कट्टरपंथी टैक्स की मांग से हिंदू समुदाय बेहद डरा हुआ है। कई दुर्गा पूजा समितियां तो इस बार उत्सव रद्द करने पर भी विचार कर रही हैं। हालांकि अब तक 4 समितियों ने खुलना के डाकोप थाने में इसकी शिकायत करने की हिम्मत जुटाई है। ऐसे में अब पुलिस ने भी जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या बांग्लादेश की पुलिस दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी? खुलना में चिट्ठी के जरिए हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सरेआम डराया जा रहा है। कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं को उन मैदानों में दुर्गा पूजा नहीं करने की नसीहत दी है जिनमें वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। कट्टरपंथियों की दलील है कि अगर हिंदुओं ने इन मैदानों में दुर्गा पूजा की तो ये जगह नापाक यानी अपवित्र हो जाएगी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार चाहे लाख इनकार करे, सच ये है कि इस देश के हिंदुओं की हालत बदतर हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के अंतरिम सरकार ने खुद दुर्गा पूजा पर एक आदेश जारी किया था। इसमें पूजा समितियों से नमाज और आजान से 5 मिनट पहले म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और लाउडस्पीकर बंद करने को कहा गया था। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार यह फरमान अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने जारी किया था। उन्होंने यह भी बताया था कि इस बार बांग्लादेश में 32,666 पूजा पंडाल लगाए जाएंगे, जो पिछली बार के 33,431 से कम है। और अब तो पूजा समितियों पर तरह तरह की बंदिशों के बाद ये संख्या गिरकर कहां तक पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है। बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की आशंका पहले से जताई जा रही है। वैसे इस तरह की घटना इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। जब शेख हसीना की सरकार थी तब भी वहां दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। मामला 2021 का है। कोमिला जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में इकबाल हुसैन नाम के आदमी ने पवित्र धर्म ग्रंथ रख दिया। इसके बाद उसके साथी फयाज ने लोगों को भीड़ जुटाकर उन्हें भड़काया। इस बीच साजिश में शामिल इकबाल ने इमरजेंसी सेवा पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। बस फिर क्या था, कोमिला में दंगे शुरू हो गए। दुर्गा पूजा के कई पंडाल तोड़े गए, हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। फयाज नाम के आरोपी ने फेसबुक लाइव के जरिए दुर्गा पूजा पंडाल में पवित्र धर्म ग्रंथ के अपमान की झूठी बात फैलाई, जिससे पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का दौर शुरू हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच इस दंगे की चपेट में आकर 7 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। इस हिंसा में जमात इस्लामी का हाथ माना गया, जो शेख हसीना की विदाई के बाद इस तरह सक्रिय है मानो मोहम्मद यूनुस की जगह असली सत्ता वही चला रही हो। हिंसा चाहे 2021 में हो या फिर 2024 में, हर बार जमात इस्लामी का ही नाम सामने आता है। इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भड़की हिंसा में भी इसी कट्टरपंथी संगठन के लोग शामिल थे। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का दौर अब भी जारी है। हिंदू सरकारी अधिकारियों से जबरन इस्तीफे तक लिए जा रहे हैं। आपके सामने बांग्लादेश पुलिस में आईजीपी रहे देवदास भट्टाचार्य की तस्वीर है, लेकिन इनसे जबरन इस्तीफा तो ले लिया गया। इनसे पहले भी कई हिंदू अधिकारियों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों से इसी तरह इस्तीफे लिए जा चुके हैं। देवदास भट्टाचार्य 1997 की बांग्लादेश सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर थे। बीएनपी और जमात की सरकार के दौरान उन्हें 3 बार प्रमोशन देने से इनकार कर दिया गया, और अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है।
लेकिन बांग्लादेश की सरकार ऐसे आरोपों से इनकार करती है। मोहम्मद यूनुस तो यहां तक कह चुके हैं कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ऐसे में आज उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए जो नरेल का है, जो शहर भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। तस्वीर से साफ है कि यह भगवान शिव का मंदिर है। देखिए कैसे यहां कट्टरपंथियों का झुंड आया, शिव मंदिर के प्रति अपनी नफरत का इजहार किया, हमला किया, तोड़फोड़ की और फिर फरार हो गए। वो तो गनीमत थी कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, वरना सबूत ना होने पर बांग्लादेश की सरकार इसे भी झुटलाने से बाज नहीं आती। बांग्लादेश में ऐसे एक दो हमले नहीं हुए हैं, बल्कि सैकड़ों और हजारों में ऐसे हमले हुए हैं। अभी इसी महीने बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो ने इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के 1068 घरों और दुकानों पर हमले हुए, जबकि 22 हिंदू मंदिरों पर भी कट्टरपंथियों ने अटैक किया। सबसे ज्यादा खुलना जिले में 295 घरों और दुकानों को तबाह कर दिया गया, तो दूसरे नंबर पर रंगपुर में 219 घरों और कारोबारी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। मेमन सिंह जिले में 183, राजशाही में 155, राजधानी ढाका में 79, बशीराल में 68 और चटगांव में 45 और सिलहट में 25 हिंदुओं के घरों और दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 64 में से 49 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया है। बांग्लादेश वो मुल्क है जिसे भारत की वजह से ही आजादी मिली। कहने को ये देश सेक्युलर है, लेकिन यहाँ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों को किस कदर सताया है, इसे हिंदुओं की घटती आबादी से साफ समझा जा सकता है। 1901 में जब भारत अखंड था, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश वजूद में नहीं आए थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब इस इलाके में हिंदुओं की आबादी 33% थी, जो 1991 में 22% पर आ गई। तब इस इलाके को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। इसके बाद 1974 में हुई जनगणना में यहाँ हिंदुओं की हिस्सेदारी 13.5% थी, जो अब 2022 में 8% पर आ चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी पर ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर अबुल बरकत ने एक किताब लिखी है। 19 नवंबर 2016 को प्रकाशित पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर लैंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश में उन्होंने लिखा है, बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पलायन की ये रफ्तार जारी रही तो बांग्लादेश में 30 साल के अंदर कोई हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा से दुनिया वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मोहम्मद यूनुस से बात कर चुके हैं और अब अमेरिका दौरे पर भी उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। इसकी तस्दीक प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में उनके साथ मौजूद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी की है। These discussions cover subjects that are in the region. They may be of bilateral interest to one party or the other, but they do have significance beyond the region as well. And in this context, a number of situations came up for discussion. Bangladesh also figured in the discussions, and there was an exchange of views with regard to the situation there. ये बात बांग्लादेश भी अच्छी तरह जानता है कि उसके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कट्टरपंथियों के दबाव में पहले हिल्सा मछली के निर्यात पर पाबंदी लगाई और अब उसे हटा भी लिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा से ठीक पहले भारत को हिल्सा मछली बेचने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए 25 सितंबर से 3000 टन हिल्सा मछली निर्यात की मंजूरी दे दी है। हिल्सा या इलिश मछली बंगाली संस्कृति में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शादी की रस्मों से लेकर दुर्गा पूजा समारोहों तक पश्चिम बंगाल के लोग देवी देवताओं को पवित्र बलि के लिए इसी मछली को चढ़ाते हैं। आंकड़े गवाह हैं, तस्वीरें सबूत हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू ही नहीं, बौद्ध और ईसाइयों पर भी हमले लगातार जारी हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मुल्क के हालात में सुधार लाने का वादा किया था, जिसके अब पूरा होने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। कागजों में सत्ता की कमान अंतरिम सरकार के सलाहकारों के पास है, लेकिन हकीकत में सैकड़ों पर सड़कों पर जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों का राज कायम है। ऐसे में बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू ही नहीं,
गिने चुने दूसरे अल्पसंख्यकों का अस्तित्व भी खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9वें अमेरिकी दौरे के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो ऐतिहासिक था। क्वाड सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया। यहीं दोनों नेताओं के बीच उस ड्रोन डील की भी बात हुई जिससे पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के सबसे सफल और आधुनिक प्रेडेटर ड्रोन की खरीद पर अंतिम मोहर लग गई। ये तय हो गया कि अगले महीने ही भारत और अमेरिका के बीच 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील हो जाएगी। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन निगरानी, जासूसी के साथ हमला करने में भी माहिर है। इसीलिए इस डील से भारत के दुश्मनों के बीच खलबली मच गई है। आज परवाह देशकी के दूसरे भाग में देखेंगे मोदी बाइडेन का प्रेडेटर करार, चीन पाकिस्तान पर डबल प्रहार। The F-15 Strike Eagle have played battle roles. जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठे तो चीन जैसे विस्तारवादी दुश्मन के छल को ध्वस्त करने के लिए आपसी रक्षा सहयोग और सबसे आधुनिक हथियारों को लेकर बात हुई। और भारत के साथ अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार की डील डन होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। बहुत जल्दी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता भी साफ हो गया। अक्टूबर तक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का समझौता पूरा हो जाएगा। अमेरिका भारत को 31 सबसे आधुनिक प्रेडेटर ड्रोन देगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों करेगी। अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। उनमें से 8 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन थल सेना को मिलेंगे, 8 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन वायुसेना को मिलेंगे और बाकी बचे 15 प्रेडेटर ड्रोन भारतीय नौसेना के काम आएंगे। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इस एक हथियार के होने भर से भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर का खतरा खत्म हो जाएगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन उड़ेगा तो लद्दाख में चीन की चालबाजी फेल कर देगा। यह ड्रोन समंदर में चीन और पाकिस्तान की जासूसी ठप कर देगा। दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। भारत के तरकश में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक, क्षितिज से लेकर आकाश की हर दिशा तक दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। भारत और अमेरिका के बीच हो रही प्रेडेटर ड्रोन ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिका न सिर्फ अपनी सीक्रेट ड्रोन तकनीक किसी देश के साथ बांटने को राजी हो गया है, बल्कि भविष्य में भी आधुनिक ड्रोन बनाने में मदद करने का खुला प्रस्ताव दे दिया है। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर डील का ऐलान जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान किया गया था। MQ-9B प्रेडेटर के लिए भारत अमेरिका के बीच करीब $3.9 बिलियन यानी करीब 25,887 करोड़ रुपए की डील हो रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की तरफ से अमेरिका के साथ हार्ड बार्गेनिंग की गई। इस बार्गेनिंग का नतीजा ये है कि अमेरिका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के साथ साथ ड्रोन तकनीक भी भारत के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है।
अमेरिका ने भविष्य में भी भारत को आधुनिक ड्रोन बनाने में मदद का भरोसा दिया है। अमेरिका के साथ इस वक्त MQ-9B प्रेडेटर डील भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तरफ तो भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मनों के षड्यंत्रों से निपटने के लिए दुनिया के सबसे घातक और विश्वसनीय ड्रोन मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ भारत में उन्नत ड्रोन बनाने में लगने वाले समय में काफी कमी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की अपनी कई खासियतें हैं, जो सेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करेगा और दुश्मनों की आंखों की किरकिरी बनेगा। इसलिए अब देखिए कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन कितना शक्तिशाली है। MQ-9B प्रेडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। ये 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। 2177 किलो तक वजन के वॉरहेड उठाकर प्रेडेटर ड्रोन 442 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। प्रेडेटर ड्रोन से कई तरह की मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। प्रेडेटर ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से लैस रहता है। प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के अलावा खुफिया जानकारी जुटाने में भी किया जा सकता है। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच प्रेडेटर ड्रोन डील चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका क्यों साबित होने वाली है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील भारत के दुश्मनों को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत को वो हथियार मिलने वाला है जिसने अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी को उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया था। मोदी और जो बाइडेन के बीच प्रेडेटर ड्रोन डील को लेकर बनी सहमति से पाकिस्तान सदमे में आ गया है, क्योंकि अमेरिका का यही ड्रोन अब तक पाकिस्तान में छिपे 5000 से ज्यादा आतंकियों को उनके घर में घुसकर मार चुका है। प्रेडेटर ड्रोन खुफिया जानकारियां जुटाने और दुश्मन को खत्म करने में इतना सटीक है कि 2004 से लेकर 2018 के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेडेटर ड्रोन से खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रह रहे 5059 आतंकियों को खत्म कर दिया। इसमें अफगानिस्तान तालिबान के कमांडर बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद और अख्तर मंसूर जैसे आतंकी मारे गए। अमेरिकी सेना ने प्रेडेटर ड्रोन से ही इस्लामिक स्टेट के लीडर अबू बकर अल बगदादी और उसके सैन्य कमांडर मोहम्मद आतिफ को मौत के घाट उतार दिया था। जनवरी 2020 में ईरान में रसूखदार जनरल कासिम सुलेमानी भी इसी अमेरिकी ड्रोन से मारा गया था। प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और जांचा परखा हथियार है, इसलिए अमेरिका इसे किसी देश को तब तक नहीं देता जब तक अमेरिकी कांग्रेस इस डील को लेकर बहुमत से निर्णय न कर ले। कुछ दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस ने सबसे आधुनिक प्रेडेटर ड्रोन को क्वाड के मजबूत स्तंभ भारत को देने पर बहुमत से सहमति दे दी। लेकिन बीते 10 सालों में भारत की रक्षा नीति पूरी तरह बदल गई है। अब हर बड़ी डिफेंस डील के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन भारत की जरूरी शर्त होती है। अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन पर भी ये शर्त लागू होगी। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट है। इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है। रूस, यूक्रेन और आर्मीनिया की जंग ने दुनिया को बता दिया है कि अब युद्ध का निर्णय ड्रोन ही कर रहे हैं और अमेरिका इस समय फाइटर जेट और ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। इसलिए इस वक्त भारत को अमेरिका की सबसे आधुनिक तकनीक वाले प्रेडेटर ड्रोन की जरूरत है। जो हमारे प्रेडेटर ड्रोन हिंदुस्तान खरीदने जा रहा है, ये वास्तव में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। चाइना और पाकिस्तान के पास भी आर्म ड्रोन्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट लीग है ऑल टुगेदर।
इसकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस काबिलियत है, बहुत ही गजब की है। अमेरिका से जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन आएंगे, उनकी तैनाती 4 जगहों पर होगी। चेन्नई में INS राजाजी और गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना प्रेडेटर ड्रोन का संचालन करेगी। वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और सरसावा एयरबेस पर संचालित करेगी। इन्हीं फाइटर जेट्स और एडवांस ड्रोन के दम पर अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन अब अमेरिका के सबसे भरोसेमंद ड्रोन और उनकी तकनीक भारत आने वाली है। लेकिन इस बात ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी बेचैन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन क्वाड ने अपने 2 दशकों के इतिहास में चीन को सबसे बड़ा संकेत दिया है। विस्तारवादी के विरुद्ध दुनिया का सबसे मजबूत संगठन ने ड्रैगन को डरा दिया है। इसीलिए चीन का प्रोपेगेंडा सेल डराने, धमकाने और चेतावनी देने के स्तर पर उतर आया है। चीन जब क्वाड की बढ़ती ताकत को लेकर कुछ नहीं कर सका, तो वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने श्रीलंका में अपनी साजिश का संकेत दे दिया। सितंबर 2024, डेलावेयर, अमेरिका। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वाड देशों का चौथा सम्मेलन था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के मुद्दे पर मिलकर बात की। लेकिन इन मुद्दों के पीछे चिंता सिर्फ चीन की थी, क्योंकि दुनिया के समंदरों पर बढ़ती चीन की दादागिरी को रोकने के लिए ही क्वाड चतुर्भुज बनाया गया था। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर जो क्वाड बनाते हैं, उसमें वो पूरा समंदर आ जाता है जहां चीन अपनी दादागिरी दिखाने से नहीं चूकता। क्वाड का घोषित मकसद सुरक्षा, व्यापार और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करना है। लेकिन क्वाड का बड़ा मकसद इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर चीन के दबदबे को खत्म करना और समुद्री रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुले रखना है। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। यानी क्वाड भले ही नाटो की तरह एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, लेकिन चीन के विस्तारवाद को रोकना ही क्वाड का मकसद है। इसीलिए चीन शुरुआत से ही क्वाड का विरोध करता रहा है। चीन मानता है कि क्वाड उसे ग्लोबल लीडर बनने से रोकने की एक रणनीति है। इसलिए जब अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड देश मिले और वहां मोदी बाइडेन के बीच प्रेडेटर ड्रोन को लेकर फाइनल डील का रोड मैप तैयार हो गया, तो चीन बुरी तरह से बौखला गया। चीन ने श्रीलंका में चुने गए नए राष्ट्रपति को बधाई देने के बहाने भारत को नसीहत देने की कोशिश की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, इस बात की पूरी संभावना है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पर निर्भरता कम करेंगे और अधिक व्यवहारिक, दोस्ताना रवैया अपनाकर चीन के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ेंगे। यानी चीन ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसी कोशिश पहली बार नहीं होगी। चीन कई बार ये कोशिश कर चुका है और श्रीलंका भी अच्छी तरह समझ गया है कि उसे किसने बर्बाद किया है और किसने जरूरत के वक्त उसकी सबसे ज्यादा मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। कुमारी शैलजा 26 सितंबर को शुरू करेंगी प्रचार। नरवाना से प्रचार शुरू करने वाली हैं शैलजा। राहुल गांधी भी 26 सितंबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। शैलजा के करीबी उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी अपनी पहली रैली करेंगे चुनाव प्रचार में। असंग से उम्मीदवार शमशेर सिंह के लिए प्रचार करने वाले हैं राहुल गांधी, वहां से शुरुआत करेंगे और शमशेर सिंह को माना जाता है कि वो करीबी हैं कुमारी शैलजा के। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए। कुमार, हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और आपसे बेहतर कौन बता सकता है, पूरा जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है उस पर वर्चस्व दिखाई दे रहा है या हावी दिखाई देते हैं भूपेंद्र हुड्डा। राहुल गांधी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत होनी चाहिए, फिर वो होता नहीं है अलायंस। तो क्या कोई संदेश इसमें भी है, जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं वो शैलजा के करीबी के चुनाव प्रचार से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए प्रतिमा, जो आपने कहा उसमें सब कुछ क्लियर है कि राहुल गांधी इतने दिनों तक हरियाणा में उन्होंने कोई रैली नहीं करी, कोई प्रचार नहीं किया और राहुल गांधी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कुमारी शैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी की असंध विधानसभा से करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को चुना है अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए। तो जिस तरीके से संतुलन बनाने की बात चल रही थी और भूपेंद्र हुड्डा को एज मिला हुआ था टिकटों के बंटवारे में, ऐसे में वो नाराज थी शैलजा और लगातार शिकायत कर रही थी। कल उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो संतुलन बनाएंगे और ऐसे में राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत शैलजा के करीबी उम्मीदवार के लिए करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी तय किया है कि दूसरी रैली उनकी बरवाला में होगी, जहां हुड्डा समर्थक कैंडिडेट हैं। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी खबर यह है कि शैलजा की नाराजगी के बाद राहुल ने उसको संभालने की कोशिश करते हुए, शैलजा का साथ देते हुए अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कुमारी शैलजा के करीबी उम्मीदवार के लिए प्रचार अभियान करने की शुरुआत की। जी कुमार विक्रांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो समझने वाले के लिए बहुत से इशारे हैं। राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, कुमारी शैलजा की तमाम शिकायतें थी, उसके बाद उनके करीबी के चुनाव प्रचार से शुरुआत करेंगे। हालांकि अगली रैली फिर हुड्डा के करीबी के क्षेत्र में भी होगी, लेकिन अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है।